नमस्कार, मैं राहुल कुमार, श्री क्लासेज भागलपुर से। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हम लोग पिछले दिन तक में लेक्चर नंबर था 23वां वो था और उसमें पढ़ते थे अरहेनियस इक्वेशन पर क्वेश्चन बनाने के लिए सीखे। आज अपने लोग को एक नया चीज पढ़ना है और इसको समझने वाला चीज है, कंप्लीट ये थ्योरी है जिसको पहले अपने ध्यान से समझ लेना ताकि आपको याद हो जाए, तब फिर उसको यहाँ हम लोग देखते हैं। और वो है टॉपिक का नाम क्या बच्चों यहाँ कि रेट ऑफ रिएक्शन पर किसका किसका इफेक्ट पड़ता है। किस पर? यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन पर, या अभिक्रिया के दर को कौन कौन चीज प्रभावित करता है, इफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। यही चीज अपने लोग को आज पढ़ना है, तो ध्यान से इसी को अपना लोग देखें। तो आप लोग भी अब इधर उधर की बातों से अपना ध्यान हटाइए और एकदम ध्यान दे करके इसको देखना है। कॉपी कलम भी निकालिए और तब फिर हम लोग शुरू करते हैं। नोट अपने से बनाना चाहिए, अपने से बनाया हुआ नोट आपको याद रहेगा, ठीक? ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल में जो चल रहा है उसी का यहाँ स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए, वैसा करने पर ठीक होगा नहीं यहाँ। ठीक है बच्चों, चलिए तब शुरू करते हैं हम लोग इसको। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक देखिए जा, इसी को हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चीज कौन कौन सा फैक्टर है, हम एक बार पहले नाम सबका बोले तब फिर बारी बारी से शुरू करें। सबसे पहला नंबर एक है जो अपने लोग को पढ़ना है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या चीज नाम है बच्चों? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, अभिकारक की प्रकृति। दूसरा, सेकेंड नंबर वाले का नाम है सरफेस एरिया। क्या नाम है? सरफेस एरिया, ठीक। तीसरे नंबर का नाम है सरफेस एरिया के बाद कंसंट्रेशन, सांद्रता। चौथे नंबर का नाम है बच्चों इसी में टेम्परेचर, तापमान जिसको कहते हैं आप लोग। पांचवा नंबर का नाम है कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। और छठा नंबर का नाम अपने लोग को पढ़ना है क्या चीज? लाइट या प्रकाश। उसका क्या इफेक्ट है किस पर? यहाँ इस रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो टोटल कितने नाम हैं? 6। इसी को अपने सिलेबस में विशेष रूप से छावों के इफेक्ट को जानना है। तो पहले इस छावों का नाम हम बच्चों लिख देते हैं। कौन कौन सब था? सबसे पहला नंबर का एक नाम है क्या चीज? फर्स्ट नंबर लिखते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। क्या नाम है? नेचर ऑफ रिएक्टेंट, या इसी का नाम हम लोग दे दिए हिंदी में अभिकारक की प्रकृति पर। किस पर? यहाँ अभिकारक की प्रकृति पर। चलिए दूसरा, सेकेंड नंबर है बच्चों, नाम कौन सा? नेचर ऑफ रिएक्टेंट के बाद सेकेंड वाले को लिखते हैं सरफेस एरिया। कुछ है नहीं, सबको ध्यान से अपना लोग देखेंगे एकदम समझ जाएंगे। सरफेस एरिया या सतही क्षेत्रफल। क्या नाम है बच्चों इसका? सतही क्षेत्रफल, ठीक। चलिए तीसरा नंबर, एक और नाम है टेम्परेचर, शॉर्ट में लिख दिए तापमान, आप लोग इतना समझते हैं। चलिए चौथा नंबर नाम है बच्चों कौन सा? यहाँ कंसंट्रेशन, सांद्रता। क्या नाम है इसका? सांद्रता। पांचवा नंबर नाम है बच्चों कैटेलिस्ट, उत्प्रेरक। और छठा नंबर एक नाम है कौन सा? 6 नंबर है नाम लाइट, प्रकाश जिसको कहते हैं। क्या किसका क्या इफेक्ट है अपना लोग वो बारी बारी से देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अच्छा, अब देखिएगा सब पहला नंबर। अच्छा वो नाम तो क्लियर है ये। सबसे फर्स्ट नंबर से हम लोग शुरुआत करते हैं, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। पहले इसी जगह से चलो, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स शुरुआत करते हैं। हिंदी आप देख रहे हैं क्या है लिखा हो? क्या नेचर कहता है? नेचर मतलब होता क्या है बच्चों? प्रकृति, ठीक। अब इसमें भी देखो अलग अलग पार्ट है। ए नंबर,
इसमें अब सबसे पहला क्या पार्ट है, ए करके लिख रहे हैं उसी का पहला, ठीक ना। पहले ये 6 बोना, फर्स्ट नंबर में ए लिख रहे हैं। ए क्या कहता है, स्टेट। स्टेट मतलब होता है अवस्था, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। क्या नाम देते हैं, अभिकारक की अवस्था पर। किस पर बच्चों, यहाँ अभिकारक की अवस्था पर, अभिकारक की अवस्था पर, ठीक ना। तो देखिए जैसा क्या है, देखो कोई भी रिएक्टेंट है उसका 3 स्टेट हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। क्या क्या हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। अब हम लोग ये जानते हैं कि गैस में सब मॉलिक्यूल के बीच का जो जगह है वो बहुत ज्यादा होता है, सब दूर दूर फैला रहता है। तो गैस का मिलना जो है वो एकदम बहुत तेजी से होगा। उससे थोड़ा सा कम यहाँ ये होगा लिक्विड वाला। हाइड्रोजन में नाइट्रोजन मिला हुआ है यहाँ सामने में, खूब आसानी से अच्छे तरीके से मिल जाएगा। लेकिन 2 लिक्विड कभी मिल भी सकता है, कभी नहीं भी मिल सकता है। और 2 ठोस तो और कम मिलने का चांस, ठीक। तो ये हम लोग कहे कि अभिकारक के अवस्था में 3 तरीका हो सकता है, गैस, तब लिक्विड, तब कौन सा, सॉलिड। मतलब ये गैस जो है ना उसके बीच जगह बहुत ही कम है, सॉरी बहुत ज्यादा है जगह, खाली जगह, तो वो आसानी से मिल सकता है। उससे कम रिएक्शन करने का टेंडेंसी है लिक्विड का, और सबसे कम किसका है, सॉलिड का। दिक्कत कुछ बच्चों इसमें। तो ये समझ गए कि अभिकारक की अवस्था के आधार पर सबसे ज्यादा किसका रिएक्टिविटी है, गैस का, उससे कम लिक्विड का, उससे कम सॉलिड का, ठीक। चलिए दूसरा पहले समझ लो सबको तेजी में। सेकेंड नंबर एक और बात क्या है, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट के बाद बी नंबर बच्चों हम सब के बारे में कुछ लिखेंगे भी, ठीक। चलिए तो उसके लिए जगह यहां पर रहने देते हैं, इधर इसको हटा दे रहे हैं। और अब यहां देखो हम लोग लिखते हैं किसका ना, अभिकारक की प्रकृति में ये तो हो गया स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। चलिए दूसरा बी नंबर करके बच्चों यहां लिखते हैं। बी नंबर क्या है, बी नंबर नाम देते हैं हम लोग ऐसा, होमोजीनियस ऑब्लिक हिट्रोजीनियस, हिट्रोजीनियस नेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या है, होमोजीनियस मतलब होता है एक जैसा, और हिट्रोजीनियस मतलब होता है अलग अलग अलग। जैसे गैस और गैस बोले दोनों सेम है तो होमोजीनियस, ठीक। अगर यहाँ अब गैस और सॉलिड बोल दिए तो वहां जैसे ही 2 तरीके का फेज आया तो वो हो गया हिट्रोजीनियस। तो अगर रिएक्टेंट, अभिकारक, क्या चीज, अभिकारक या रिएक्टेंट सेम फेज वाला है, दोनों गैस में गैस को मिला रहे हो, गैस का गैस से अभिक्रिया करवा रहे हो, रिएक्शन करवा रहे हो, तो उसका रेट सबसे ज्यादा हो। अगर यहां लिक्विड में लिक्विड मिला हुआ है और कहीं पर लिक्विड में सॉलिड मिल रहा है तो इसका रेट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। गैस में गैस मिला हुआ है और गैस में लिक्विड का रिएक्शन हो रहा है, इसका रेट ज्यादा होगा, इसका कम होगा। सही गलत का मीनिंग समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं, इसका स्पीड या रेट ज्यादा होगा अगर गैस और गैस के बीच रिएक्शन हो। किसके कंपैरिजन में, गैस और लिक्विड के। तो अगर कभी भी रिएक्शन 2 होमोजीनियस के बीच हो रहा है, होमोजीनियस मतलब जिसका फेज सेम हो, तो वहां पर स्पीड ज्यादा होगा, और जैसे ही हिट्रोजीनियस होगा तो स्पीड कम होगा। तब एक बात देख लो, इस तीनों में भी तो हम होमोजीनियस का मतलब तो सेम है, तो सेम तो ये भी है, सॉलिड सॉलिड भी है यहाँ। लेकिन अब इस तीनों में भी सबसे ज्यादा किसका होगा स्पीड, गैस वाले का। पहले पढ़ चुके हैं कि गैस का स्पीड ज्यादा होता है। क्लियर है बात बच्चों यहाँ। चलिए तो 2 बात हो गया, एक स्टेट्स ऑफ मैटर, दोनों को पॉइंट करके लिखेंगे, और बी नंबर क्या लिखे, होमोजीनियस और
हिट्रोजीनियस नेचर। होमोजीनियस वाले का रेट क्या होता है या स्पीड ज्यादा होगा। होमोजीनियस मतलब समांगी एक जैसा, और हिट्रोजीनियस मतलब विसमांगी एक से अलग टाइप का। ठीक, तो अगर एक टाइप का होगा रिएक्टेंट तो उसका स्पीड ज्यादा होगा, किसके तुलना में, एक से ज्यादा टाइप के तुलना। क्लियर है ये गप यहाँ। चलिए अब एक तीसरा बात इसी में समझो, तब फिर लिख देंगे उसको। थर्ड नंबर देखो ऐसा है। तीसरा नंबर बात क्या है बच्चों इसी में, ठीक ना। देखिए यहाँ थर्ड नंबर यहां पर लिखते हैं, या सी नंबर करके इसी में। सी नंबर बच्चों देखो है क्या इसमें, एक नाम अब हम लोग ऐसे लिख, केमिकल, केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी इसका अर्थ हो गया क्या चीज, रासायनिक अस्थायित्व। रासायनिक अस्थायित्व ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझो। जैसे देखो हम ये एग्जांपल बहुत बार क्लास में भी दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं कि अगर यहाँ क्या किया जाए, एक कोई गवर्नमेंट जॉब वाला है व्यक्ति और एक है प्राइवेट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब वाला जो बच्चा है या जो आदमी है वो उसका फिक्स है कि नहीं यही नौकरी करेगा। लेकिन जो प्राइवेट जॉब वाला है उसका कुछ ठिकाना है नहीं, वो आज यहाँ है कल कहीं, फिर परसों कहीं, तरसों कहीं, यहाँ बदलते जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब वाला तो फिक्स हो गया। तो वही यहाँ क्या कह रहे हैं कि अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई रिएक्टेंट पहले से खूब स्टेबल है, पहले से ज्यादा स्टेबल है, तब वो रिएक्शन करना चाहेगा नहीं। मतलब जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कम होगा। नहीं समझे। अरे भाई जो पहले से स्टेबल है, सरकारी नौकरी करे तो काहे इधर उधर घूमेगा। वही चीज यहाँ पर, जो पहले से अस्थाई है उसका रिएक्शन का स्पीड क्या है, बहुत ही कम है। और जिसका स्टेबिलिटी कम है उसका स्पीड ज्यादा है। तो ये तीन बात है बच्चों किसमें, यहाँ इस नेचर ऑफ रिएक्टेंट में। ठीक है, चलिए तो ये तीनों चीज आप समझे होंगे, हम बारी बारी से यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक ना, यहाँ तो हालांकि शॉर्ट में लिख भी दिए हैं, ऐसे ही लिख देते हैं। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट फॉलो, फॉलो मतलब अनुसरण करता है, फॉलो द ऑर्डर, या ऐसे लिख देते हैं अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर, अभिक्रिया का दर निम्न, निम्न क्रम का अनुसरण करता है, निम्न क्रम का अनुसरण करता है। क्या क्रम है उसका भाई, तो गैस वाले का स्पीड ज़्यादा होगा, तब उससे कम किसका होगा, लिक्विड वाले का, उससे कम किसका होगा, सॉलिड वाले का। अब इसका हिंदी मत कहना लिखने का। चलिए अच्छा अब देखिए आ जाओ इधर, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस में किसका ज़्यादा, होमोजीनियस वाले। ऐसे लिख देते हैं समांगी, समांगी अभिकारक, अभिकारक के बीच, के बीच होने वाले, होने वाले अभिक्रिया का दर ज्यादा होता है, होने वाले अभिक्रिया का दर ज्यादा होता है। ठीक, या ऐसे लिखते हैं रेट ऑफ, रेट ऑफ होमोजीनियस, होमोजीनियस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इज वेरी हाई, या ज्यादा होता है। ठीक, तीसरा क्या लिखोगे इसमें, ऐसे लिख दें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, एक सेकेंड यहीं पर देखो बच्चों लिख दे रहे हैं इसको, ऐसे लिख दिए सी नंबर करके, केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल रिएक्टिविटी, ठीक ना, ऐसे लिख दिए रासायनिक, रासायनिक, रासायनिक अस्थायित्व, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, रासायनिक अस्थायित्व। क्या लिखोगे इसमें, शॉर्ट में लिख
रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके यहाँ? केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी। कुछ बात बुझे यहाँ? अगर अभिकारक ज्यादा यहाँ क्या हो? अस्थाई हो। यदि अभिकारक ज्यादा अस्थाई हो, अभिकारक ज्यादा अस्थाई हो तो इसका अस्थायित्व, तो इसका अभिक्रिया का दर, तो इसके अभिक्रिया का दर कम होगा। उल्टा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है बच्चों, यहाँ इसको हटा करके जल्दी से लिख दे रहे हैं इंग्लिश में। इफ रिएक्टेंट इज more stable then rate of reaction is low। ठीक, कम होगा, दिक्कत नहीं इसमें। तो ये सबसे पहला था यहाँ कि नेचर में 3 चीज आ गया। तीनों क्लियर है आप लोगों का? चलिए अच्छा, अब इसको हटा दे रहे हैं बच्चों। ठीक, चलो सेकेंड नंबर पर अब आ जाते हैं। दूसरा देखो था क्या? सरफेस एरिया। दूसरा क्या चीज है? सरफेस एरिया, सतही क्षेत्रफल। क्या नाम है इसका? सतही क्षेत्रफल। ये तो और एकदम आसान है। जैसा देखो बच्चों, सबसे पहले इसमें ये समझ लेते हैं, ठीक ना। देखो ये कलम है, सरफेस एरिया मतलब सतही क्षेत्रफल, यही ना है इसका ना, ये है सतही क्षेत्र। अब एक काम करो, इसको तोड़ दिए। अब देखो क्या है सतही क्षेत्रफल। इधर ये तो बढ़ा कम से कम, यहां तक तो पहले भी था, ये भी था, लेकिन ये तो बढ़ रहा है। एक काम करो, ऐसा एक लकड़ी का टुकड़ा है इतना छोटा, ठीक, और उसको खूब महीन चूर्ण कर दें। तो महीन चूर्ण करेंगे तो वो ज्यादा जगह छेकेगा, तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक काम करना, तुम लकड़ी में आग लगाना और उस लकड़ी के बुरादे में आग लगाना, देखो जल्दी किस में लगता है? बुरादा जल्दी जलेगा। एक और काम करो, उससे भी नहीं समझे हो तब, एक हम लोग डेली देखते हैं कि दवाई खाते हैं ना, टेबलेट, उसको अगर चूर करके खा लो तो वो जल्दी क्या होता है? घुलता है या मिलता है। काहे? उसका सरफेस एरिया बढ़ रहा है। लेकिन अगर डायरेक्ट खाते हैं तो उसका सरफेस एरिया थोड़ा कम है। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? बढ़ेगा, और सरफेस एरिया घटने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। ध्यान है इधर ही ना? ठीक, तो इधर उधर ध्यान को नहीं भटकाना है। तो देखिए जा, सरफेस एरिया बढ़ने पर क्या होता है? स्पीड बढ़ता है। काहे बढ़ता है? समझ गए? ऐसे लिख देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज with the increase in surface area, with the increase in surface area, या क्या लिखोगे इसी को? सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर, सतही क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया का दर भी क्या होगा? अभिक्रिया का दर भी बढ़ता है। तो अभिक्रिया का दर भी क्या होता है? बढ़ता है। या ऐसे लिख दो इसको, मैथमेटिकली लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सरफेस एरिया के। आप पूछेगा कोई तो झट से उसको जवाब देना, कौन सा? यहाँ लकड़ी वाला या दवाई वाला या और कुछ। चीनी का छोटा दाना देखो ना, छोटा छोटा कर दोगे जल्दी घुल जाएगा। और भी बहुत सारा हो सकता है। तो ये समझने का चीज है, आप समझ गए होंगे। चलिए दूसरा के बाद अब आ जाते हैं बच्चों तीसरे नंबर पर। किस पर आते हैं? तीसरे पर। चलो देखो जा सर, तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर नाम हम लोग लिख करके रखे थे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन या क्या इसको बोलते हैं? सांद्रता। सांद्रता इस पर कैसे डिपेंड करता है? ये चीज अपना लोग पीछे पढ़े भी हैं।
तो इसमें विशेष कुछ बोलने का जरूरी ना, आप थोड़ा सा देखिए पहले इसको ध्यान से, लेकिन कहना तो पड़ेगा ही भाई हमको। रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग ऐसे लिखते हैं कहीं पर, रेट बराबर के, और कंसंट्रेशन पर ही पावर देते थे क्या चीज, क्या देते थे, पावर देते थे। तो ये होता था ऑर्डर, अगर ध्यान में है तो ये क्या होता है बच्चों, ऑर्डर। यहाँ ये रेट कांस्टेंट था और ये है रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का दर। ये क्या है, ये किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पर। कैसे कैसे, तो देखो अब समझो जरा सा। अगर कहीं रेट बराबर के, कंसंट्रेशन पर पावर 2 है, ए का मान 1 रख दो तो रेट हो गया के 1 का स्क्वायर, के ए का मान 2 रख दो तो रेट हो गया के 2 का स्क्वायर, कितना 4 के। क्या दिख रहा है, सांद्रता बढ़ाए तो रेट भी बढ़ेगा, घटा दिए तो घटेगा। तो क्या चीज बोले कि अगर कंसंट्रेशन पर कोई पूछेगा कैसे डिपेंड करता है, तो कहेंगे कि ये बढ़ाने पर क्या होता है, बढ़ता है। कभी कभार कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। ऐसे कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ये बढ़ेगा, मैक्सिमम यहाँ 95% रिएक्शन में यही चीज होगा। 100 में 95 जो रिएक्शन है उसमें यही होगा कि सांद्रता अगर बढ़ाओगे तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कुछ रिएक्शन है जिसमें कुछ चेंज नहीं करेगा। कब चेंज नहीं करेगा, जबकि n का मान अगर 0 हो गया कहीं तब सांद्रता 1 रखो कि 2 रखो कि 3 रखो कि 4 रखो, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। तो देखो 2 बात यहां से निकल करके आया, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर बढ़ेगा। जनरली मतलब समझ रहे हो कि बहुत सारे, अधिकतर में यही होगा, 100 में 95, ठीक। चलिए अच्छा, लेकिन कुछ में यहाँ कोई चेंज नहीं, 0 ऑर्डर रिएक्शन पढ़े हैं अपना लोग पीछे भी, ठीक ना। तो ऐसा लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी कभी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता नहीं है, और एक में लिखेंगे जनरली इंक्रीज करने पर इंक्रीज करता है। और कभी कभार अगर बच्चों इस पर पावर हाफ हो जाए, या पावर हाफ निगेटिव में हो जाए, तो पावर अगर निगेटिव हो जाए और तुम्हारा रेट बराबर सपोज ऐसा लिखा हो, हमारा अभी है ए का मान 100 या 2 रख देते हैं, तो आर बराबर के 2 पर पावर -1, 1/2 हो जाता है। 4 रख देते ए, तो आर बराबर क्या हो जाता है, सॉरी यहाँ पर देखो लिख दे रहे हैं, आर बराबर के 4 पर पावर -1, तो k/4 ना हो जाएगा, -1 का मतलब 1/4 की। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन सांद्रता पर कैसे कैसे निर्भर कर रहा है। पहला, अधिकतर केस में लेकिन यही होगा कि सांद्रता को अगर बढ़ा देते हैं तो रेट भी बढ़ता है। कुछ जगह पर ये कोई परिवर्तन नहीं होगा अगर पावर 0 है तब, और कुछ जगह पर ये घट भी जाता है। तो तीनों चीज लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में भी इंक्रीजेज, रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट अफेक्टेड, रेट ऑफ रिएक्शन में भी डिक्रीजेज। किसके हिसाब से, इस कंसंट्रेशन के हिसाब से। क्लियर है बात यहाँ ये बच्चों, तो इसको भी जल्दी से हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अच्छा, अब देखो जरा सा, इसी को यहां पर लिखते हैं। सबसे पहला ए नंबर इसमें पॉइंट करके लिखते हैं, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज, जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज with increase in concentration of reactant, या क्या लिखोगे, सामान्यतः सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर बढ़ता है, ठीक है। दिक्कत नहीं बच्चों। अब चलो देखो जरा सा, दूसरा एक ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ द रिएक्शन हैज, या ऐसे भी लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट में अब लिखो
रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट अफेक्टेड मे बी, ऐसे लिखना है, मे बी डज नॉट अफेक्टेड बाई कंसंट्रेशन। अभिक्रिया का दर कभी कभी अभिक्रिया के दर पर सांद्रता का प्रभाव नहीं भी पड़ सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। तीसरा नंबर क्या लिखेंगे, सांद्रता बढ़ाने पर यह अभिक्रिया का दर घट भी सकता है, ऐसे लिख दिए। रेट ऑफ रिएक्शन may be decreases with increasing concentration। दिक्कत है बच्चों, या ऐसे लिख दिए, अभिक्रिया का दर सांद्रता बढ़ाने पर घट भी सकता है, ठीक है। चलिए आप लोग भी जैसा लिखिए उसी को। चलिए बच्चों, तो इसको लिखने के बाद अब देखो जा सकते, ये सांद्रता का क्या क्या प्रभाव था वो हम लोग लिख दिए। सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ेगा, कभी हो सकता है कोई भी इफेक्ट नहीं हो, कभी घट भी सकता है। अब चलो एक चीज और आता है, ये कंप्लीटली थियोरेटिकल है, आपको सिर्फ समझने का ये जरूरी है। चौथा नंबर देखो बच्चों, अब एक है कौन सा, चौथा नंबर अपना लोग जो पढ़े हैं उसको खाली यहाँ पर समराइज करके लिख। चौथा नंबर था एक कैटलिस्ट करके। अब तुम लोग को है ध्यान में कि नहीं, देखो कैटलिस्ट, या इसको क्या कहते थे, उत्प्रेरक। क्या काम है इसका, यहाँ अपना लोग पढ़ भी चुके हैं पीछे के लेक्चर में। उत्प्रेरक क्या है, ऐसा रासायनिक पदार्थ है या केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन के रेट को या तो बढ़ा सकता है या तो घटा सकता है, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। कैटलिस्ट ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा भी सकता है या क्या कर सकता है, उसको घटा भी सकता है, लेकिन इस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। और इसी के बेसिस पर हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट को क्या किए थे, बांट दिए थे। कितने पार्ट में, 2 टाइप में। एक का नाम था क्या चीज, पॉजिटिव कैटलिस्ट, और एक का नाम था क्या चीज, निगेटिव कैटलिस्ट। अगर ध्यान में है आपको, ऐसे लिख देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक, और इसके का नाम क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक, ठीक। और हम लोग इसके बारे में भी लिखते हैं। सबसे पहला नंबर पॉजिटिव कैटलिस्ट किसको बोलते हैं, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, और ये निगेटिव किसको कहते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटा दे, उसको कहेंगे निगेटिव। यहाँ तो क्लियर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। इस पूरे का जो है मैकेनिज्म हम लोग वहां बताए हैं, किसमें, यहाँ कैटलिस्ट के इफेक्ट, उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ ये लिख देते हैं, इट इंक्रीजेज, ये क्या करता है, इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, यह अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, यह अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। और उसमें क्या लिखोगे बच्चों, यह अभिक्रिया के, इट डिक्रीजेज द, यह क्या करता है, इट डिक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया के दर को घटाता है, यह अभिक्रिया के दर को घटाता है, अभिक्रिया के दर को घटाता है। दिक्कत तो बच्चों है इसमें। चलिए अच्छा, अब देखिए जा कैटलिस्ट के बारे में पूरे डिटेल में इसके बारे में बताए हैं, आप वहां पर भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 5वां नंबर एक नाम है टेम्परेचर, ये तो एकदम पिछले लेक्चर में पढ़े हैं। तापमान, कौन कौन आदमी था इसमें, 2 गो इसमें है चाचा, उसका नाम क्या था यहाँ,
चाचा जी का, एक का नाम था अरहेनियस, वही बताया है इसके बारे में, टेम्परेचर के इफेक्ट के बारे में। क्या बताया है टेम्परेचर के इफेक्ट में, वो थोड़ा सा सुन लो। जितना भी रिएक्शन है मैक्सिमम, अगर उसमें टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ता है। और ये सब भी चीज अपना लोग पिछले दिन पढ़े, पीछे वाले लेक्चर में क्या पढ़े, अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दें, ऐसे लिखे थे, मान लीजिए T बराबर 0 डिग्री सेल्सियस पर रेट अगर 5 है ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर ये 2 गुना हो जाता है, 10 हो जाएगा। अधिकतर केस में 2 गुना या 3 गुना होता है। ठीक, चलिए कभी ऐसा कर दिए इसको बढ़ा करके 20 डिग्री सेल्सियस, फिर 2 गुना हो जाएगा, 30 डिग्री सेल्सियस और 2 गुना हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस और 2 गुना हो जाएगा। क्या चीज, रेट का मान। मतलब क्या समझे कि टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इसका बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाने पर रेट ऑफ रिएक्शन भी घटेगा। और पूरे डिटेल में इसको अपना लोग समझाए भी हैं, लेक्चर नंबर है कौन सा यहाँ, इससे पीछे वाला यहाँ अगर आप देखेंगे तो उसमें दिखेगा, अरहेनियस का पूरा इक्वेशन सब भी है। तो उस सब चीज का भी हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, खाली थ्योरेटिकल इसको अभी जानना है तो ऐसे लिख देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज with the increase in temperature, या ऐसे लिख देते हैं, अभिक्रिया का दर तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है, तापमान बढ़ाने पर बढ़ता है। ठीक, तो ये था 5वां नंबर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़े। चलो बच्चों, अच्छा अब देखो जरा क्या है, 5वां के बाद 6ठा नंबर एक और नाम, और उसका नाम हम लोग लिखे थे इसे लाइट करके, प्रकाश, लाइट या क्या बोलते हैं, प्रकाश। देखो जरा सा, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जो कि डिपेंड करता है किस पर, सनलाइट पर। बहुत सारा ऐसा रिएक्शन है जो डिपेंड करता है किस पर, सनलाइट पर। सनलाइट अगर नहीं देंगे तो वो रिएक्शन होगा नहीं। और उस तरीके के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं उसको बच्चों, फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि किस पर डिपेंड करता है, फोटो मतलब होता है फोटोन, ये जो लाइट से जो क्या एनर्जी निकल रहा है वो किसके रूप में, फोटोन के रूप में। तो यही चीज यहाँ पर है, या तो फोटोन भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइट लिखते तो भी दिक्कत नहीं। फोटोन है क्या आती है, जो लाइट से जो एनर्जी निकलता है जिस फॉर्म में, उसको क्या कहते हैं अपना लोग, फोटोन कहते हैं। ठीक, पूरे डिटेल में 11th में भी पढ़े हैं एक बार, फोटोन सब नाम आया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो अभी उस सब चीज का जरूरी नहीं। लाइट का क्या इफेक्ट है ये जो, तो कुछ रिएक्शन है जो कि होता कैसा है बोले बच्चों, फोटोकेमिकल। और फोटोकेमिकल रिएक्शन में किसी भी चीज पर, जैसे देखो ये एक एग्जांपल लिखते हैं हम लोग इसका, H2 + Cl2 2HCl, ठीक ना, ये भी है। तो इसके लिए रेट कोई आदमी लिखता ना, यहाँ पर सनलाइट होना एकदम जरूरी है, H मतलब सनलाइट, क्या चीज है, सनलाइट के एनर्जी का वो फॉर्मूला, ठीक ना। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल H2 पर पावर 0 Cl2 पर पावर 0, ये 0 ऑर्डर का रिएक्शन है। कैसे पता करते हैं, तो 0 + 0, ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, 0 ऑर्डर का। इस सब का कोई इफेक्ट नहीं, इस पर किसका इफेक्ट पड़ता है, इस सनलाइट का। अगर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा। अब इंटेंसिटी कुछ बच्चे को नहीं बुझने आता है, कुछ नहीं पल्ले पड़ रहा, तो इंटेंसिटी हम लोग किसको कहते हैं, कभी कभी बूढ़े व्यक्ति को देखते होंगे बात करते हुए सुबह सुबह,
कभी कभी 7 बजे जाता है फील्ड पर दौड़ने के लिए, उधर से जब लौटेगा तो अपने में चर्चा करता है आज का धूप बहुत तीखा है। वही जो तीखा बोलते हैं वही तो क्या है, इंटेंसिटी है, मतलब लाइट का एनर्जी कब ज्यादा है। तो अगर लाइट का इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो इस रिएक्शन का स्पीड भी ज्यादा होगा, और इंटेंसिटी अगर कम होगा तो रिएक्शन का स्पीड भी क्या होगा बच्चों, कम होगा। मतलब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये लाइट के इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करेगा ये, और ये किस रिएक्शन में, फोटोकेमिकल रिएक्शन। किसमें ऐसा होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शन में। ऐसे लिख देते हैं, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, या ऐसे लिख देते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल भी ये लिख दिए, पर निर्भर करता। और नीचे में ऐसे देखो लिख देते हैं, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। आई का मतलब बच्चों है क्या यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता। किसका तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। दिक्कत कुछ इसमें, तो ये 6 पॉइंट है जिस पर कि अपना रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोग लिखिए इसको, देखिए। चलो बच्चों, तो अब अपना लोग रेट ऑफ रिएक्शन जानने के बाद किसका किसका इफेक्ट पड़ता है, एक और बड़ा अच्छा छोटा जैसा टॉपिक है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या चीज नाम है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल, या कहीं कहीं पर लिखा मिलता है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो इसमें एक सबसे पहले हम नाम लिख दें हिंदी भी, तब फिर इसको समझाते हैं, तब लिखें ऐसे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यही नाम रहता है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। अगर हिंदी देखें तो छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया। चलो बच्चों, अब इसको थोड़ा सा समझो है क्या, ध्यान से देख। कभी कभी अच्छा एक चीज ये बता, आप लोग सब आदमी जरूर एक बड़े वाले झूला पर चढ़े हो, झूले पर जिस टाइम चढ़ते हैं देखना, चढ़ने में तो बहुत आनंद आता है, लेकिन जिस टाइम कि वो झूला नीचे आने लगता है उस टाइम सबसे ज्यादा डर लगता है कि अपना वेट जो है, भार वो शून्य हो गया है। लेकिन कि वास्तविकता में भार शून्य है तुम्हारा, नहीं, ऐसा प्रतीत हो रहा है उस टाइम। एक और बात है, दूसरा, अगर कभी लिफ्ट में चढ़े होंगे तो लिफ्ट जिस टाइम कभी कभार नीचे आता है, उसमें भी यही चीज होता है कि लगता है बहुत तेजी के साथ वो किधर जा रहा है, नीचे। और ये जो बहुत तेजी के साथ नीचे जा रहा है उस टाइम भी लगता है कि अपना भार क्या है, वो शून्य है, या वेट क्या है, शून्य है। लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता है, ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है, फील होता है। ठीक, चलिए अच्छा, अब देखिए जरा साया, आप लोग भी फील कीजिए। तो देखिए इधर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर में, तो ये जो स्यूडो शब्द है ना, इसका मतलब होता है ठगना। क्या इसका अर्थ है बच्चों, ठगना। क्या अर्थ है, ठगना। ठगना समझते हैं, झूठा, छलावा। ये क्या तब छलावा है, तो देखिए जा, कभी कभार होता है क्या कि कुछ चीज जैसा देखने में रहता है वास्तविकता में वैसा काम करता नहीं है। क्या नहीं करता है, काम करता नहीं है। वही चीज इसमें कहता है। अब सुनना जा सा ध्यान से, कुछ ऐसे रिएक्शन हैं जो कि वास्तविकता में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, जो देखने में फर्स्ट ऑर्डर जैसा नहीं लगता है, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन पर
यह बिहेव करता है फर्स्ट ऑर्डर के तरह। एक बार और सुन लो, कुछ ऐसा रिएक्शन है जो कि फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, लेकिन एक सर्टेन कंडीशन पर यह किसके तरह बिहेव करता है, फर्स्ट ऑर्डर के तरह, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं कि वो किस तरीके का रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर है बात यहाँ बच्चों? क्या बोले समझिए एक बार फिर से। कुछ ऐसा रिएक्शन है जो कि किसके तरीके से नहीं कार्य करता है या बिहेव करता है, फर्स्ट ऑर्डर के तरह, दिखता नहीं है कि फर्स्ट ऑर्डर होगा, लेकिन कुछ सर्टेन कंडीशन पर ये किसके तरीके से बिहेव करता है, फर्स्ट ऑर्डर के तरह, तो उसको अपना लोग बोलेंगे कि ये है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे देखो हम एक एग्जांपल इस पर लिखते हैं, देखिए जरा सा एग्जांपल पहले लिख रहे हैं, यहाँ पर डिफिनेशन को भी लिख देंगे। एग्जांपल देख लो, जैसे हम लोग ये लिख दिए, इससे बना कुछ प्रोडक्ट, तो कोई भी बच्चा अगर देखेगा ना इसको, तो उसके मन में ये होगा कि रेट जो है वो डिपेंड करेगा किस पर, ए पर और किस पर, बी पर। किस पर डिपेंड करेगा, ए और बी पर, ठीक ना। अब देखो जैसा ए और बी पर डिपेंड किया, तो ये जो ए और बी है अगर ये दोनों पर डिपेंड करेगा तो इसका ऑर्डर हो गया अब कितना, 2 है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बराबर कैसे निकालते हैं, तो इसको जोड़ करके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका है 2, ठीक। लेकिन अगर इसी में जैसे ये रिएक्टेंट बी है एक्सेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट, बहुत ज्यादा मात्रा, ये कंडीशन बोल रहा है, अगर बहुत ज्यादा अमाउंट कर दोगे ना तो इस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता नहीं है। क्या नहीं करता है, डिपेंड करता। तब किस पर सिर्फ डिपेंड करेगा, ए पर, और ए पर अगर डिपेंड करेगा तब बोलो जा सा क्या होगा, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 होगा, और यही किसका तब एग्जाम्पल है। मतलब ये दिखने में लग रहा था सेकेंड ऑर्डर जैसा, लेकिन किसके तरीके से बिहेव कर रहा है, फर्स्ट ऑर्डर। कब, जबकि एक रिएक्टेंट कैसा है, एक्सेस अमाउंट। तब इसको हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये किस ऑर्डर का रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का है, इट इज ए स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इस पर जो आपके बुक में या सब जगह पर सबसे मेन एग्जांपल यही रहता है लिखा। क्या अब उसको भी दिखलाते हैं, अगर इससे आप समझ गए होंगे तब हम लोग एक एग्जांपल लिखते हैं मेन आपके बुक का। आपके बुक में जो है ये एग्जांपल लिखा हुआ रहता है बच्चों। क्या लिखा हुआ मिलेगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, मतलब एस्टर का जल अपघटन, कि एस्टर को अगर क्या करोगे, पानी में दोगे ना तो वो टूट जाता है। एस्टर को किस में दोगे, पानी में, तो वो टूट जाता है। अब वही टूटने के बाद देखो क्या होगा, एस्टर का ऐसा फॉर्मूला RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस H2O, और टूट करके ये बनाता क्या सब है, तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस R डैश OH, ये है कार्बोक्जिलिक एसिड, कार्बोक्जिलिक अम्ल जिसको कहते हो, कार्बोक्जिलिक अम्ल। ये सब चीज अपना ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे, ठीक ना, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। और ये क्या है, एल्कोहल। ये एग्जांपल है किस चीज का, यहाँ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। काहे ऐसा हुआ ये तुम लोग पहले अब सब, ये है एक्सेस अमाउंट में, किस अमाउंट में है ये, एक्सेस अमाउंट में। ये क्या है, एस्टर, एस्टर को जल में लेके गए तब ये टूटता है। और ये जो एक्सेस अमाउंट में है इसी के कारण से अब ये रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे पहले किस पर डिपेंड करता है, एस्टर पर, और किस पर, वाटर पर। लेकिन अब तो ये वाटर पर अब डिपेंड करेगा नहीं। काहे नहीं करेगा डिपेंड वाटर पर, यहाँ काहे कि ये क्या चीज है, यहाँ एक्सेस अमाउंट में सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, एस्टर पर। मतलब यहाँ पर रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका है 1। ये हुआ कैसा रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। दिक्कत कुछ इसमें बच्चों यहाँ, तो इसके डिफिनेशन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए बच्चों, तो हम लोग जो कि अभी देखे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उसका पूरे का यहाँ देखो एक अच्छे तरीके से हम लोग डिफिनेशन भी लिख दिए। रिएक्शन जो कि किसके तरीके से नहीं लगता हो,
अदर ऑर्डर का, कुछ दूसरे ऑर्डर का प्रतीत हो, लेकिन सर्टेन कंडीशन पर किसके तरीके से काम करे, फर्स्ट ऑर्डर के तरह, तो उसको बोलते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक और एग्जांपल यहाँ लिख दिए नया, एल्काइल क्लोराइड इसका नाम है, उसको अगर H2O में देते हैं तो ये एल्कोहल और HCl बनता है। तो इसको देख करके अपने लोग को लगता है कि रेट इस पर और इस पर डिपेंड करता है, लेकिन इस पर तो करेगा नहीं, काहे वो एक्सेस अमाउंट। हम लोग देखो अभिक्रिया के दर का ही डिफिनेशन जाने हैं क्या चीज, कि कितना रिएक्टेंट में कमी है या प्रोडक्ट में वृद्धि है, कितने टाइम में, यूनिट टाइम में। अरे तुम ही सोचो ना, जबकि कोई व्यक्ति है, अब मुकेश अंबानी को ले लो, उसके घर से 1 लाख रुपया निकल ही गया तो क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, पता भी नहीं चलेगा। सेम वही बात है, इसका अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो इसमें अगर थोड़ा सा घट भी जाएगा तो इस पर कोई इफेक्ट पड़ता, तो रेट में इसका कोई प्रभाव ही नहीं है। तो जहां जहां भी एक्सेस अमाउंट वाला चीज है वो रेट पर इफेक्ट डालता नहीं, वही यहाँ लिखा है, द कंपोनेंट विच इज इन एक्सेस अमाउंट रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन इट, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता नहीं है। और ये तो आपका समझा हुआ है, दिक्कत नहीं बच्चों। तो हम लोग आज के लिए यहाँ तक रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, और अगर सब कुछ समझ रहे हैं तो हमारा जो प्यारा सा चैनल है श्री क्लासेज भागलपुर के नाम से, उसको क्या करना है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, आनंद करते रहिए। हम लोग मिलेंगे अगले दिन। धन्यवाद।